ना शुरू। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे प्रतिशतता। कंपटीशन के क्षेत्र में हम लोग मैथ का चैप्टर उठाएंगे प्रतिशतता, और यहाँ पर पढ़ने से पहले हम बिल्कुल बेसिक और छोटी छोटी चीजों को हल करना शुरू करेंगे। और जो बेसिक छोटी चीजें होंगी ये हमारे जो नींव होगी, हमारी जो जड़ होगी, उसको मजबूत करने में बहुत सहायता करेंगे। तो हम लोग ऐसे प्रश्नों को उठाना शुरू करेंगे और ऐसी चीजों को सीखेंगे जिससे हम अपना बेसिक को बहुत अच्छा कर पाए। और बेसिक अच्छा करने के बाद फिर हम शुरुआती जो 2 क्लास हम बनाएंगे वो बिल्कुल बेसिक प्रश्नों के लिए होंगी, और उसके बाद जो हमारी तीसरी क्लास बनेगी वो हम इन्हीं बेसिक प्रश्नों से बहुत कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, अच्छे प्रश्नों की ओर। और उन प्रश्नों को भी बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय दिए हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, बहुत जल्दी हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप प्रतिशत का मतलब समझ लीजिए। प्रतिशत का मतलब है 100%। अगर कोई वस्तु खुद में 100% है तो आप वहां पर उसे 100 यानी खुद में 100% है तो वो वस्तु हमेशा कितनी होगी? स्वयं में वो एक वस्तु होगी, एक संख्या होगी, एक नंबर होगा, जो कुछ भी होगा वो खुद में 100% होगा। अब जैसे मैं इस सवाल में आपसे कहूं कि किसी कोई संख्या है उसमें 110% की वृद्धि हुई, तो देखो इस 10% की वृद्धि को हम सरल शब्दों में कैसे तोड़ पाएंगे? हम हमेशा उस नंबर को, उस संख्या को, उस वस्तु को 100 मानेंगे, और उस 100 में उस 100 का कितने परसेंट ऐड कर देना है, वृद्धि कितना करना है? 10%। तो 100 अगर हमने मूल संख्या मानी, मूल संख्या कितनी मानेंगे? 100, और उस 100 में 100 का 10% ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100 का 10%, तो 10 आप भाग करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। समझने के लिए हम यहां से 100 से 100 को कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे तो 100 यहां से कॉमन ले लेंगे, जिससे हम लोग आपको आसानी से कुछ समझा पाए। 100 कॉमन लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, और यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आप यहाँ गौर करोगे, ये 100 आ जाएगा। 100 हमने एलसीएम ले लिया, यानी 100 कॉमन ले लिया। अब जो 100 कॉमन लिया है इसमें आप एलसीएम लीजिए, तो ये एलसीएम कितना आएगा? 100। तो 100 इधर आ जाएगा और 10 इधर आ जाएगा, तो मूल नंबर कितना हो गया? 100 गुणे 110/100। और आप देखोगे जब आप अपने मूल वस्तु को 100 मानोगे और परसेंटेज हटाने के लिए आप 100 लगाओगे, तो ये 100 कैंसिल आउट हो गया। तो वास्तव में जब भी हमारे पास कोई एक वस्तु होगी और उस वस्तु का हम 10% बढ़ाएंगे, तो हम सीधे उस वस्तु को कितने परसेंट कह पाएंगे? 110%। तो यहां से हमें यह सीखने को मिला, अगर हम ये कहें कि 10% की कोई वृद्धि करेगा तो वो मान हो जाएगा 110%। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये कहें कि कोई 10% की कमी किया है तो वो मान हो जाएगा सीधे 90%। हम कहें 20% की वृद्धि हुई तो नंबर हो जाएगा 120%। हम कहें 20 की कमी हुई तो नंबर हो जाएगा 80%। तो उम्मीद करते हैं अगर ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। किसी ने कहा 50% वृद्धि हुई 150%, 50% कमी हुई तो 100 में 50 घटा दो 50%, 15 की वृद्धि 115%, 15 की कमी 85%। उम्मीद करते हैं अगर ये बात आपको समझ में आई है तो हम चीजों को बहुत सरल ढंग से, बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। अब देखते हैं हम लोग ऐसे प्रश्नों की ओर। अब हम लोग आगे यहां बढ़े जहां पर हमें करना क्या है, सीखना क्या है कि सवालों की ओर बढ़ने से पहले हम लोग यहां पर यह समझने का प्रयास करें कि यहां प्रश्न हमारे पास किस प्रकार का है। कह रहा सीता की आय गीता की आय से 20% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो एक बात बता दें आपको, अगर एक यहां पर 2 प्रकार की वस्तुएं हों, ए और बी, एक का मान कुछ परसेंट कम बताया जाए और दूसरे का मान उतने कुछ परसेंट अधिक होगा, तो इसमें अगर कम वाला दिया जाए अधिक पूछा जाए, या अधिक वाला दिया जाए कम पूछा जाए। मान लीजिए किसी का मान x% कम है, तो वो पूछेगा वो नंबर कितने परसेंट अधिक होगा। तो यहां पर देखो बिल्कुल हम लोग शॉर्टकट कैसे लिखेंगे। जब भी आपको कम वाला दिया जाए तो जितना कम दिया गया है वो नंबर लिख लेंगे,
और बटे में अगर ये बोले कम किया गया है तो आप 100 से उतना ही % कम कर देंगे, जो अभी सिखाया कि जैसे कहा 10% कम, तो वो बचेगा कितना, सीधे 90%, यानी 100 से 10 घटा दोगे। वो कहे 10% ज्यादा तो 100 में 10 जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x और गुणे में कितना 100, सीधे जवाब आ जाएगा। अगर वो कहे कोई नंबर हमारा x% अधिक है, अगर वो अधिक कहेगा तो भी हमारे पास वो नंबर कितने % दूसरी संख्या को कम होना पड़ेगा, तो जब एक वैल्यू कम होगी तो दूसरी वैल्यू को कितना अधिक होना पड़ेगा, उसका तरीका ये हो जाएगा। एक वैल्यू अगर अधिक है उसे कितना कम होना पड़ेगा दूसरे को, तो वो कितना हो जाएगा x, और यहां अगर x अधिक है, मान लीजिए 15% अधिक है, तो 15% जब अधिक होगा तो नंबर 115 हो जाएगा, जिसका मतलब है 100 + 15, तो ये हो जाएगा 100 + x, और गुणे में कितना रहेगा 100। तो अगर हम इन दो तरीकों का प्रयोग करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे, और इसी विधि से हम लोग आगे के प्रश्नों को भी बहुत तेजी से तोड़ेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर इस बात को आप जरूर नोट डाउन करिए, अगर एक वैल्यू को कम कराया जाए तो दूसरी वैल्यू कितने % अधिक होगी, उसका तरीका ये होगा। अगर एक वैल्यू हमारे पास कुछ % अधिक है तो वो वैल्यू दूसरे को कितने % कम होना होगा, उसका तरीका ये है। और बहुत आसान है, हम यहाँ 100 माइनस x या 100 प्लस x नहीं लिखेंगे। अगर वो कहे 10 कम तो 10/10 कम कर दो 90, वो कहे 10 ज्यादा तो 10/10 ज्यादा कर दो 110 गुणे 100। सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर चीजों को समझ पाएंगे, और यहाँ पर अगर आप इतनी चीजों को नोट डाउन कर पा रहे हैं तो कर लीजिएगा। और अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न। तो हम लोग जैसे जैसे यहाँ पर हम एक चीज बहुत अच्छी सीखने का प्रयास करेंगे कि हम लोग सीरियल से सीखते चलेंगे और सीरियल से उनके तरीकों को सीखते चलेंगे, कि हम पूरी थ्योरी एक बार में पढ़ा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराना चाह रहे, हम थोड़ा थोड़ा सिखाते चलेंगे, थोड़े थोड़े प्रश्न करते चलेंगे, और 2 वीडियो के बाद हम लोग ऐसे प्रश्न बनाएंगे जिनमें आपको हम लिख के देंगे कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया और कैसे हम बहुत बड़े प्रश्न को बहुत कम शब्दों में हल कर पाएंगे। तो कह रहा है, सवाल पढ़िए, सीता की जो आय है गीता की आय से 20% कम है, सीधी सी बात 20% कम हो गई। तो कह रहा है अब पक्का अगर एक की कम है तो दूसरे की ज्यादा होगी। तो कह रहा है गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है, तो जब एक की कम होगी तो दूसरे की अधिक होगी, कितने % अधिक होगी, इसका तरीका क्या बताया, कितने % अधिक होगी, जितना कम है वो लिख लो। जब आप कम कर दोगे तो 20 कम करोगे तो बचेगा कितना 80%, तो यहां पर बटे में आ जाएगा 80 गुणे में 100, सीधे सीधे जवाब 20 चकू 80, 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा 25 बार, तो 25%। अगर एक वैल्यू हमारे पास कितनी कम है 20% कम है तो दूसरी वैल्यू पक्का 25% ज्यादा होगी। सीधा एक लाइन में हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा चीजों को हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग यहां देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोगों के पास ये है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, चीनी का मूल्य 20% घट गया, सीधी सी बात है 20% घटा, घटे का मतलब है कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। कह रहा है उपभोक्ता पहले अब जितने व्यय में कितनी चीनी अधिक प्राप्त करेगा, यानी पहले चीनी का मूल्य घट गया, अब उतने ही रुपए देके वो कितनी चीनी ज्यादा खरीद पाएगा। सिंपल सी बात, कितने % मान अधिक होना चाहिए, तो 20 कम है तो 20 लिख लो, 20 कम करोगे तो 80 बचेगा गुणे में 100, सीधे सीधे इसका भी जवाब आप देख पाओगे, 4 बार 4 से काटोगे 25%, तो इस सवाल का भी जवाब 25 हो जाएगा। अगर एक वैल्यू कम होगी तो दूसरी वैल्यू को अधिक होना होगा, वो कितना हो जाएगा 25%। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आप देखिए क्या लिखा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए। यहां पर बी किया गया है और यहां पर ए है, वो नाम चेंज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए बी की आय ए की आय से कितने % कम है। सीधी सी बात है, इसमें किसी एक व्यक्ति की आय ज्यादा होगी तो दूसरे की कम होगी। हमारे पास वो कितने % अधिक कह रहा है, 20% कह रहा है, वो मान अधिक है। तो जब कोई वैल्यू हमारे पास 20% अधिक होगी तो पक्का दूसरी वैल्यू को कुछ कम होना होगा। कितना कम होगा वो समझने के लिए आप यहाँ 20 लिखोगे,
और कितना अधिक है 20%, तो 20 जब अधिक करोगे तो 20% कोई अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 120। बिल्कुल पहले चैप्टर शुरू करने से पहले यही बात समझाएगी। गुणे में कितना करेंगे 100, और यहां से 20 से काटोगे ये 6 बार और 1/6, तो 1/6 होता है। हम लोग जल्दी इसमें फ्रैक्शन में भी हम लोग चेंज करेंगे, तो 1/6 होगा उसको लिखेंगे 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। तो ये चीजें भी हम लोग जल्दी सीखेंगे कि 1/6 कितने परसेंट के बराबर होगा, 16 सही 2/3% के। नहीं तो 100/6 भाग कर लेना, 6 से काटोगे 16 बार, 4 बचेगा 4/6, जिसको 2/3 लिख लोगे। अगला नंबर हमारे पास है खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ा। तो देखो कितना बढ़ गया 10%। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने, जैसे मूल्य खाने वाली वस्तुओं का 10 बढ़ गया तो कुछ खपत कम कर दे जिससे उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। सीधी सी बात है 10% की क्या हुई वृद्धि। जब कोई मान 10% बढ़ेगा तो देखो कुछ ना किसी दूसरे को कम करना पड़ेगा, तभी आपका खर्चा नहीं बदलेगा। तो कुछ कम करोगे तो 10% की वृद्धि हुई, और वृद्धि जब 10 की होगी तो नीचे मान कितना हो जाएगा। अगर कोई मान 10% बढ़ेगा तो हो कितना जाएगा 110। तो ये हो जाएगा 110 गुणे में कितना 100। यहां से नंबर देखो बचा 1/11, और 1/11 को अगर आप परसेंट में हम लोग बहुत जल्दी सीखेंगे कि 1/11 को कितना कह पाएंगे 9 सही 1/11। 1/11 कितने परसेंट के बराबर होगा 9 सही 1/11% के। तो यहां पर आप इतना नंबर लिख दोगे, नहीं तो आप 1100 में 11 से भाग करके लिख सकते हो। तो हम लोग बहुत जल्दी अभी ये भी सीखेंगे कि 1/11 में देखते ही कितने परसेंट के बराबर होगा। अब हम लोग करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हम लोगों की स्क्रीन पर यह है कि एक आदमी की आय 10% बढ़ी, तो सीधे सीधे वो आय कितने परसेंट बढ़ गई 10% बढ़ गई, वृद्धि हो गई। फिर कह रहा कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई, दोबारा कितनी बढ़ गई 20%। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो यहां पर देखो हम सवालों को कराने से पहले आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें ताकि हम लोग यहां पर आपको प्रश्न आगे बढ़िया कराने से पहले कुछ सिखा सके। जैसे अगर हमारे पास वो कभी भी ये कहे कि पहले कोई वैल्यू जो है वो 10% बढ़ी, इसके बाद वो कहे वो वैल्यू 20% बढ़ी, अगर वो और भी आगे कुछ कहना चाहे तो हम देखो वहां पर जैसे मान लो अगर वो कहना चाहे कि 30% बाद में वैल्यू घट गई, पहले बढ़ी पुनः बढ़ी, इसके बाद वो वैल्यू क्या हुई 30% घटी। तो ऐसे प्रश्नों में हमने आपको एक बात बताया हमारी मूल संख्या कितनी रहेगी। हमारे पास दो तरीके होंगे, क्योंकि जो मैं ये तरीका आपको बताने का प्रयास करूंगा ये 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सरल हो जाएगा। कुछ विद्यार्थियों को ये तरीका सीधे पता होगा x + y + xy/100। ये तरीका केवल 2 ही वैल्यू में लग पाएगा। मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तो हम लोग सभी में एक तरीका लगा लेंगे। हमारे पास देखो प्यारे विद्यार्थियों मूल संख्या हम लोग कितनी मानेंगे, मूल संख्या हमारी 100 होगी। इसमें कह रहा है पहला 10% बढ़ा, तो जब अभी आपको हमने बताया था कोई मान 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110, और बटे में परसेंट है तो बटे में 100 हो जाएगा। अब दोबारा कितना बढ़ा है, दोबारा देखो कितना बढ़ा 20%। जब 10 बढ़ चुका है उसके बाद 20 बढ़ा, अब जब 20 कोई मान बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा 30% घटा, अगर वो 30 घटेगा तो 100 था 30 घट गया, तो इस बार बचेगा 70/100। फिर कह दे 40 बढ़ा, अगर वो कह दे 40% बढ़ा तो हो जाएगा 140/100। तो इस तरीके से अगर आप हल करोगे तो एक ही लाइन में हम तमाम प्रकार के घटने बढ़ने के क्रम को एक ही बार में लिख लेंगे। लेकिन अगर आपको केवल 2 ही नंबर दिए जाएं कि पहले 10 बढ़ा फिर पता चला 20 बढ़ा, तो इसके लिए आप चाहो तो ये तरीका लगाओ, क्योंकि 2 नंबर में ये भी जल्दी लग जाएगा और लग ये भी जल्दी जाएगा। तो हमें जो उचित लगेगा हम वो तरीका लगा लेंगे, और हम आपको यहां दोनों तरीकों से सिखाने का प्रयास करेंगे। सवाल आप देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है, हम दोनों तरीकों से सिखाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है एक आदमी की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई,
तो इस प्रकार कितने परसेंट की वृद्धि हुई। हालांकि यहाँ पे सवाल का उत्तर बहुत स्पीड में आएगा, क्योंकि पहली बार कितना मान बढ़ा, जब मान बढ़ेगा तो प्लस का, और अगर घटेगा तो माइनस का। तो 20% दोबारा बढ़ा तो पहली वैल्यू लिखोगे इस तरीके से लगाओगे 10, दूसरी वैल्यू है 20 प्लस पहली वैल्यू है 10 गुणे दूसरी वैल्यू है 20 बटे में 100 करोगे तो यहां पर 0 से 0 कैंसिल, 10 20 मिलके हो गए 30, और 30 प्लस ये वाला 2 मिलके हो गया 32%। तो सीधे सीधे ये वैल्यू क्या बता देगी, और 32% में चिन्ह प्लस का आया है इसलिए क्या बताएगा, वृद्धि। ऐसे लग जाएगा। अगर हम यहां पर आपको जो हम बताना चाह रहे हैं, लेकिन ये वाला तरीका जब वो 3 वैल्यू के लिए बोलेगा कि पहले किसी का आय 10 बढ़ा फिर 20 बढ़ा, उसके बाद अचानक मंदी के कारण 30% घट गया, तब ये तरीका लगाओगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। अब उससे बचने के लिए हमारे पास ये तरीका, ये सभी में लगेगा, ये तरीका केवल 2 नंबर में लगेगा, और ये 2 से ज्यादा में सब में लगेगा, 2 में भी लगेगा, 2 से ज्यादा में भी लगेगा। यहां देखो हमारे पास हम उसकी आय को मूल आय कितनी मानेंगे, 100। पहली बार कितने परसेंट बढ़ाने को कह रहा है, 10, तो 110 बटे 100 लिख लो। दोबारा कितना बढ़ाने को कह रहा है, दोबारा बढ़ाने को कह रहा है 20, तो 120 बटे 100 लिख लो। अगर और भी कुछ होता तो और लिख लेते। शुरुआत में उसकी आय हम मूल आय कितनी मानेंगे, मूल आय हम मानेंगे 100, 100 थी, अब 100 से 100 खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 का गुणा 11 में करोगे 132 आएगा। भाई कोई वैल्यू 100 थी, 132 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई, 32%। इसमें वृद्धि कमी सब पता चलेगा आसानी से। तो 32% की क्या हो गई वृद्धि, 100 थी 132 हो गई, 32% की वृद्धि हो गई। तो उम्मीद करते बहुत आसान तरीका, ये भी आसान है, तरीका ये भी आसान है। इस तरीके में फायदा ये, आपको 2 से ज्यादा नंबर को हल करने के लिए ये तरीका बहुत शानदार रहेगा। तुरंत आप यहां से 100 से तुलना भी कर पाओगे कि कमी हो रही है कि वृद्धि। जैसे मान लो इधर नंबर आ जाता, सपोज करो 95, तो हम ये कहते 100 था 95 रह गया, इसका मतलब 5 की कमी हो गई। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास कह रहा है, राम ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इसके बाद 5% घटा दिया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी हुई। तो अभी हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें परसेंटेज चेंज कितना होगा, उसको समझने के लिए आप अगर 2 नंबर दिए जाएं तो आप x प्लस वाई बटे 100 कर दो, तो 2 में तो बहुत जल्दी ये लग जाएगा। लेकिन 2 से ज्यादा अगर नंबर दिए जाए तो फिर अपना अभी जो हमने समझाया था वो वाला तरीका लगाइएगा। तो यहां पर देखो x पहले 15% घटा तो 15% माइनस का रहेगा, पुनः 5% घटा, अब ये 5% भी माइनस का रहेगा। तो पहला मान है माइनस का 15 प्लस, दूसरा मान है माइनस का 5 प्लस, पहला मान है माइनस का 15 और दूसरा मान है माइनस का 5 बटे में 100। -15 -5 मिलके -20 हो गए, 15 गुणे 5 करोगे 15 पना 75 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 75 बटे 100 हो जाएगा। और 75 बटे जब 100 होगा, 100 से भाग करोगे तो ये नंबर आएगा -20 और प्लस के 0.75। 20 से जब 0.75 हटेगा तो आएगा माइनस के 19.25। तो सीधे सीधे हमारे पास इतना आएगा, और चिन्ह माइनस का है इसलिए क्या बताएगा, कमी, या उस मान को घटने का बताएगा। इस प्रकार व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी हुई, तो -19.75 बताएगा, 19.75 की कमी हुई। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगर इसको आप ऐसे करते हैं अपने तरीके से, तो अपने तरीके से हम लोग कैसे करते हैं, हम मूल संख्या कितनी मानते हैं, 100, पहले 15 घटाया गया, जब 15 घटाओगे किसी को तो भैया वो 85 बचेगा, पुनः इसमें 5% घटाया गया, जब 5 घटाओगे तो 95 बचेगा, बटे में आ जाएगा 100, और इस नंबर से इस नंबर को कैंसिल करोगे, बस यहां पर आपके पहाड़े मजबूत होने चाहिए, 85 गुणे 95। तो यहां पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि तभी हमने कहा 2 के लिए आप ये तरीका लगा लो, 2 से ज्यादा के लिए ये लगाओ, क्योंकि 2 से ज्यादा में ऐसे लगाने में समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे 85 गुणे 95 करोगे, ये आएगा 19, ये नंबर आपके पास बनेगा 119.25। ये नंबर इसका गुणा करोगे 85 गुणे 95, तो ये नंबर कितना आएगा, 119 दशमलव
ये नंबर 80 दशमलव, गुणा अच्छा कर लेते हैं, चलिए गुणा करिए, 85 को गुणे 95 करेंगे तो कितना नंबर मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से जो नंबर आ जाएगा वो नंबर आएगा 80.75, यानी 80 75। इसका गुणा करने पर नंबर आएगा, गुणा करिएगा तेजी से, गुणा अगर आपके मजबूत है तो इतनी चीजें बन जाएंगी। ये गुणा बनेगा 80 75 और बटे में कितना रहेगा 100, जिसका मतलब ये हो गया कि पहले कोई नंबर 100 था, मूल संख्या कितनी थी 100, और अब गुणा आ जाएगा 80.75, यानी कोई मान 100 था और रह कितना गया 80.75। जब 100 से 80 रह जाएगा तो इसका सीधा सा मतलब है 20 की कमी हो गई, लेकिन 80.75 है, इसका मतलब अगर पूरा 81 होता तो 19 की कमी होती, तो ये कमी कितनी है 19.25 की, इसमें क्या है कमी 19.25, इतने ही परसेंट तो मान कम है 100 की तुलना में 80.75, तो इतने परसेंट की क्या आ गई कमी। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान दें कि आपको जब दो नंबर दिए जाए तो आप ऐसे लगाओ जल्दी लगेगा, और दो से ज्यादा दिए जाए तो ऐसे लगाओ, इसकी तुलना में ये जल्दी लगेगा। तरीका दोनों आसान है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, कोई आयत है उसकी लंबाई 15% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? तो जब भी आपको परसेंटेज चेंज पूछा जाए और मान बढ़ा है तो पहले बढ़ा है तो 15% प्लस का, दोबारा बढ़ा है तो ये भी प्लस का, तो पहला मान रहेगा 15%, दूसरा मान रहेगा 10% प्लस 15 गुणे 10 बटे में 100, तो यहां पर ये मान आ जाएगा 25 और ये मान हो जाएगा 15, 15 में 10 से भाग करोगे तो 1.5, ये मान बन जाएगा 26.5 और ये मान आया है प्लस का, इसका मतलब ये वृद्धि बताएगा, और वैसे भी जब दोनों भुजाएं बड़ी हैं तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल ये है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई पहले 20% बढ़ाई गई, तो आयताकार मैदान की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10 घटाई गई, तो देखो पहला नंबर 20% बढ़ा है तो प्लस का, और दूसरा नंबर 10% घटा है, जो घटा है वो माइनस का, तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज कितना होगा? परसेंटेज चेंज जब भी आप निकालोगे तो पहले बड़े वाले को बड़ा लिख दो और घटे वाले को घटा लिख दो, प्लस 20 गुणे माइनस का 10 हो जाएगा, बटे में कितना रहेगा 100, ये मान आ जाएगा 20 से 10 घटेगा 10 बचेगा, और ये मान आ जाएगा माइनस, और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा 2, वास्तव में कितने परसेंट? और ये देखो यहां पर प्लस का चिन्ह आया है, प्लस का चिन्ह आया है तो ये क्या बताएगा? वृद्धि को। इसके अलावा यहां पर हमारे पास अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई गई, सीधी सी बात समझो, वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई गई, क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा? तो ऐसे सवाल में कभी कभी एक ही राशि देगा और आपको डबल पूछ लेगा। देखो लंबाई या भुजा में एक राशि होती है, लंबाई या भुजा में एक राशि होती है, जबकि क्षेत्रफल में वो राशियां कितनी होती है? तमाम विद्यार्थियों की इस तरह का डाउट रहता है कि गुरुजी उसमें दिया तो एक ही भुजा गई, तो हम दो बार कैसे बढ़ा दें? दरअसल क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग के केस में लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है। अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे और रहना उसे वर्ग ही है तो चौड़ाई को भी बढ़ाना होगा, अगर उसकी एक भुजा बढ़ेगी तो दूसरी भुजा भी बढ़ेगी, इसलिए जिस आकृति में जितनी भुजाएं होंगी हमें परसेंटेज चेंज उतनी बार देखना होगा। तो यहाँ परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो 20% अगर हम बढ़ाएंगे तो परसेंटेज चेंज आपके पास कितना बनेगा? पहले 20 बढ़ेगा, जितना अगर बढ़ने को कहे तो प्लस, तो 20% पहले बढ़ेगा तो दूसरी भुजा को भी उतना ही बढ़ना होगा, तो 20 प्लस 20 और प्लस कितना हो जाएगा? 20 गुणे 20 बटे 100। और प्यारे विद्यार्थियों धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी कि 20% देखते ही उत्तर 44%, तो यहाँ पर कितना चेंज आ जाएगा? 20 20 40, 2 दूनी 4, 44%, और ये प्लस का आएगा, इसलिए क्या बताएगा? वृद्धि को। और बहुत आसान है, धीरे धीरे इतनी आदत पड़ जाएगी कि आप उत्तर देखोगे 20% की वृद्धि, सीधे 44% जवाब। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की गई, आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी? त्रिज्या में 10% की कमी की गई तो -10%। अब देखो यहां पर हम ऐसे प्रश्न की ओर आ गए कि जिसमें कह रहा आयतन में कितने की कमी होगी,
तो देखो आयतन में जब हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो यहां पर आपको बात बता दें, गोला है और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r की पावर 3। परसेंटेज चेंज त्रिज्या में होगा, किसी नंबर में नहीं होगा। 4 और 3 और पाई एक कांस्टेंट नंबर है, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। जब r में चेंज होगा तो वास्तव में ये बना r गुणे r गुणे r। जैसे अभी क्षेत्रफल में हमने देखा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो केवल दो ही नंबर थे। हमने अभी आपको बताया था कि ये वाला जो चेंज लगेगा ये केवल दो नंबर के लिए ही वैलिड है। दो से ज्यादा के लिए अगर इसे लगाओगे तो टाइम टेकन प्रॉब्लम होगी, समय लगेगा ज्यादा। क्षेत्रफल में दो नंबर होते इसलिए लग जाता है, लेकिन आयतन के केस में ऐसे तीन नंबर होंगे, क्योंकि आयतन का मतलब होता है किसी का भी आयतन हो, गोले से मतलब नहीं है। आयतन का मतलब क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जब यहां पर तीन नंबर आप लोगे तो तीन नंबर के हिसाब से चेंज देखना होगा, और तीन नंबर का चेंज इसमें देखने में समय ज्यादा लगेगा। उसके लिए हमने तुम्हें बेसिक तरीका क्या बताया, जब भी चीजें आयतन को लेके फंसे तो आप तीन नंबर पे पहुंचोगे कि त्रिविमीय हो जाएगा। और आयतन के केस में आप अगर यहां लगाओगे तो पहले 10% की कमी करोगे, पहली बार एक निकल गया, दोबारा 10 की कमी करोगे और प्लस कितना होगा, -10 -10। अब देखो यहां पर जितना मान आएगा ये टाइम टेकन प्रॉब्लम हो जाएगी -20, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का एक तो आएगा -19। अभी तो दो ही त्रिज्याएं हल हुई, एक्स और वाई, जिससे -19 आया। अभी तीसरी त्रिज्या बाकी है। अब -19 और -10 को दोबारा हल करोगे तो समय और बढ़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पर जो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया उसको आप अप्लाई करिए, सीधी सीधी चीजें बदलेंगी। आयतन में देखो गोला है, गोले में r की पावर 3 होगा तो त्रिज्या r 3 बार आएगी, r गुणे r गुणे r। तो यहां पर r बदल नहीं रहा है, इसलिए हम सीधे सीधे हमारा मूल आयतन कितना होगा, किसी भी नंबर का मूल संख्या कितनी होगी, 100। उसका जो मूल मान हम लोग मानेंगे वो 100 मानेंगे। और इस 100 के साथ चेंज कैसे होगा, पहले 10% घट गई, तो अगर पहली त्रिज्या 10 घटी, सीधी सी बात है, आपको बता चुके हैं जब 10 की कमी होगी तो बचेगा कितना, 90। तो ये 90 बचेगा बटे में 100। क्या त्रिज्या एक बार बदलेगी, आयतन में वो त्रिज्या कितनी बार आएगी, 3 बार, तो दोबारा आएगा 90/100, 90/100। और तीसरी बार भी आएगा 90/100। तो यहां पर आप देख पाओगे ये पहले से खत्म, 2 जीरो से ये खत्म, 1 जीरो से ये खत्म। 9 का क्यूब करिए तो 9 का क्यूब होगा 729। 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 ने 81, नेमा 729/10। तो सीधा सा नंबर कितना बचा, देखो कितनी जल्दी लग जाएगा, 72.9। कोई संख्या हमारे पास कितनी थी, कोई संख्या हमारे पास कितनी थी, 100 थी, और रह कितनी गई, 72.9। अगर 100 से 72 रह जाएगी तो कितनी बचेगी, 18% की कमी हो गई। लेकिन 72.9 है, इसका मतलब 17.1% की कमी हो गई। जिन विद्यार्थियों को दिक्कत लगे वो 100 से 72.9 घटा लेना, तो ये नंबर बचेगा 17.1, क्योंकि 72.9 73 है। 100 है, 72.9 बचेगा, तो वास्तव में कमी कितने की होगी, 17 सॉरी ये 72 अगर घटेगा तो 28 बचेगा, है ना। वहां 82 होता तो ये 28 बचेगा, अगर पूरा 72 होता तो 28 बचता। यहां पर 72.9 है, इसलिए कितना बचेगा, 27.1। तो ये जो नंबर, जो कमी होगी हमारे पास, कोई नंबर हमारे पास था कितना, 100 था, 72.9 रह गया, तो हमारे पास 100 से 72.9 जाने के लिए कितने की कमी हो गई, तो कितने की कमी हो गई, ये कमी हो जाएगी 27.1% की कमी हो जाएगी। आप इसमें लगाओगे तो एक बार और हमें 19 के साथ 10 लेना पड़ता, तब कहीं जाके हम उस नंबर को हल कर पाते। तो जब भी आपको 3 नंबर का केस दिया जाए आप इसको लगाओगे, 3 से ज्यादा का दिया जाए तब भी लगेगा। ये देखो इतने में लग जाएगा, वो तो समझाने के लिए हमने तुम्हें इतनी वैल्यू लिख के दिखाई, ऐसे लगेगा। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी बेलन की त्रिज्या 15% बढ़ाई गई। सीधी सी बात है, त्रिज्या 15% बढ़ाई गई।
और ऊंचाई, हाइट कितनी बढ़ाई गई, हाइट 10% बढ़ाई गई, लिखा नहीं है, केवल इतना लिखा और ऊंचाई 10%। इसका मतलब ही है कि त्रिज्या 10 बढ़ाई गई, हिंदी में ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं, और ऊंचाई 10 बढ़ाई गई। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने की कमी होगी, तो एक चीज समझ लें, आयतन चाहे जिसका हो, आयतन में हमेशा 3 भुजाएं चलेंगी, चाहे कोई भुजा कितनी भी बार आए, लेकिन टोटल भुजाएं 3 होंगी। अब बेलन का अगर आयतन देखो, तो बेलन के आयतन का अगर हम यहाँ पर आपको पुष्टि करवा के सूत्र लिखें, और ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा नंबर 1 बार आएगा, कौन सा नंबर 2 बार, कौन सा नंबर 3 बार, इसलिए तुम्हें आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। जैसे गोले के आयतन में त्रिज्यक पावर 3, तो त्रिज्या ही केवल है, लेकिन बेलन में त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब यह है त्रिज्या 2 बार आएगी और ऊंचाई 1 बार। त्रिज्या को हम 2 बार काउंट करेंगे और ऊंचाई को 1 बार। तो इसमें जो हम लोग मूल आयतन शुरुआत में कितना मानेंगे, 100, और त्रिज्या 2 बार उठेगी। त्रिज्या कितने % बढ़ाई गई, त्रिज्या 15% बढ़ाई गई। जब 15% बढ़ाई जाएगी तो वास्तव में 115/100 हो जाएगी, और दोबारा भी 15% बढ़ाई गई क्योंकि त्रिज्या 2 बार होगी, तो 115/100 हो जाएगी। गुणे ऊंचाई 1 बार आएगी तो ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 110/100। यहां से 2 जीरो से ये नंबर कैंसिल, और इस जीरो से ये नंबर कैंसिल। 115 का गुणा 115 में करोगे तो ये आएगा 55 25। 11 गुणे 12 करोगे तो आएगा कितना, 11 गुणे 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 का गुणा 11 में 11 को दशामान्य 110, और 11 दूनी 22, 132 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 132 25, और गुणे में कितना है 11, और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। बस इस नंबर का हमें गुणा कर लेना है। तो 11 का 5 में गुणा करिए, 11 पचे 55, बचा 5, 11 दूनी 22, 5 27, बचा 2, 11 दूनी 22 और 2 24, बचा 2, 11 तिया 33, 33 और 2 35, 11 एकम 11 और 3 14, और 1000 से जब भाग करोगे तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो वास्तव में कोई नंबर 100 था और बढ़ के हो गया 145। जब 100 से 145 हो जाएगा तो 45 की वृद्धि हो गई। तो नंबर बढ़ा कितना, नंबर बढ़ा केवल 45, तो नंबर में वृद्धि हुई 45.475%। तो इतने % की वृद्धि होगी, और बहुत आसानी से लगा पाओगे इसमें। अगर हम x + y, प्यारे विद्यार्थियों यहां ध्यान जरूर दें, अगर आप इस तरीके को लगातार फॉलो करोगे तो ये तरीका 2 के बाद समय लेने लगेगा, इससे दोबारा लगाओगे चीजें बढ़ेंगी। तो इसलिए यहां पर हमारे, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन में नंबर 1 बार बनेगा, दोबारा फिर तुम्हें गुणा करने में फ्रैक्शन का गुणा करना पड़ेगा, और यहां पर एक जैसे नंबर का गुणा बनेगा, ये गुणा थोड़ा आसान होगा। तो यहां पर हम सीधे सीधे नंबर को बहुत आसानी से चेंज कर पाएंगे। अगला सवाल आप देखोगे, अगला सवाल है एक घन की लंबाई। एक घन है हमारे पास, और घन आप समझ रहे हो, घन जो होता है उसमें सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो एक घन की जो लंबाई है वो 10% की वृद्धि हुई। आयतन में कितने का चेंज होगा, तो आयतन में देखो, एक भुजा जब उसकी बदलेगी, कोई भी एक भुजा या लंबाई बदलेगी, तो एक भुजा अगर बदलेगी तो तीनों को बदलना होगा। तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन, तो घन का जो आयतन होता है वो प्यारे विद्यार्थियों होता कितना है, भुजा की पावर 3, यानी ऐसा कितनी बार होगा, 3 बार होगा। तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, तो भुजा 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 अगर 3 बार आएगी तो 3 के लिए ये तरीका थोड़ा कठिन होगा, x + y वाला, और हमारे पास ये तरीका सरल होगा। हम मूल आयतन कितना मानेंगे, 100, फिर 10 की वृद्धि कर दी, कर दो 10 की वृद्धि, तो हो जाएगा 110/100, फिर 10 की वृद्धि कर दी तो 110/100, क्योंकि ऐसा कितनी बार होगा, कितनी बार ऐसा होगा, 3 बार। फिर 10 की वृद्धि 110/100, क्योंकि घन में एक ही भुजा होती है, कोई दूसरी नहीं होगी। 2 जीरो खत्म, 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 11 गुणे 11 गुणे 11 हो जाएगा 1331, और एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 133। इसका मतलब कोई नंबर 100 था और बढ़ के 133 हो गया, तो 33 की वृद्धि हो गई। तो परसेंटेज जो वृद्धि होगी वो हमारे पास कितनी होगी,
100 था 133 हो गया, तो परसेंटेज जो वृद्धि होगी वो 33.1% की होगी। परसेंटेज वृद्धि 33.1% की होगी। तो विद्यार्थियों एक चीज का सभी लोग विशेष ध्यान देंगे कि आप जुड़े रहिए। ये नहीं कि हम प्रश्नों को अभी हल्के प्रश्न या छोटे प्रश्नों को देख रहे हैं, हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम ये सिखा लेंगे बिल्कुल सेम तरीके से कठिन प्रश्न भी तोड़ेंगे, तरीका नहीं चेंज करेंगे। मेरे में केवल यही एक खासियत आपको देखने को मिलेगी जब आप लंबे समय तक जुड़े रहेंगे कि हम तरीका नहीं चेंज करते हैं। ये नहीं कि अगर सवाल में हमारे पास 100 वैरायटी के सवाल मिले तो हम तुम्हें 150 वैरायटी सिखाएं, तो इतनी तो हम जीएस याद करेंगे जितने तरीके याद करेंगे। तरीके नहीं हमें चेंज करने हैं। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, श्याम अपनी मासिक आय का यहां पर 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% उस पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का इतने परसेंट बचाता है। तो जब भी कोई बात यहां पर ऐसे प्रश्नों को तोड़ने से पहले मैंने आपसे कहा था हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे और धीरे धीरे चीजों को हल करते चलेंगे। अगर प्रश्न शेष का कहे कि जितना बचा उतने का क्या किया, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए थे, मूल रुपए कितने थे 100, मैं ये कहूं मैंने 10% खर्च कर दिए। अगर मैं 10% खर्च कर दूंगा तो मैं बचाऊंगा कितने परसेंट, 90%। तो सीधे सीधे जो भाग खर्च कर दोगे मेरे पास शेष कितना रह जाएगा, 10 मैं हटा दूंगा तो 90 बचेगा। तो इस मूल का 90% मेरे पास होगा। फिर अब इतना मेरे पास शेष बचा, ये खर्चा नहीं हुआ, खर्चा तो 10% मैंने हटा ही दिया। अब इसमें कह दे इसके बाद शेष का, अब मेरे पास इतना बचा था, इस शेष का मैंने 20% और खर्च कर दिया। तो जब मैं 20% इसका और खर्च कर दूंगा तो इस शेष का मेरे पास कितना रह जाएगा, 80%। तो जितना है उसका 80 बचेगा। और यही क्रम लगातार लगाते चलेंगे। ये जो राशि मेरे पास हमेशा होगी वो बची हुई राशि कहलाएगी। ये राशि मेरे पास जितनी भी होगी वो हमेशा बची हुई राशि बचेगी। खर्च वाली तो हटाते जा रहे हैं, जो बचेगी उस राशि को ऐसे लिख पाएंगे। अभी जैसे हमने पिछले तरीके में आयतन के लिए ये तरीका लगाया, सेम तरीका ऐसे सवाल में लगाएंगे। तो तरीका नहीं चेंज करेंगे और चीजें हम लोग हल कर लेंगे। तो जब हम तरीका नहीं चेंज करेंगे तो चीजों को कैसे हल कर लेंगे, देखिएगा कि कह रहा श्याम अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। चलिए श्याम की हमने मासिक आय 100 रुपए मानी, 30% उसने भोजन पर खर्च कर दिया। 30 खर्च कर देगा, बचाएगा कितना, 70% बचा लिया उसने। 70 बटे 100 गुणे, फिर कह रहा है इस शेष का 40% खर्च किया, तो शेष का 40% परिवहन आने जाने में और खर्च कर दिया। जब 40 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 40 अगर कोई खर्च करेगा तो बचाएगा 60%। किसी का खर्चा अगर 40 है तो बचत कितनी होगी, 60%। 60% बचत हो गई। कह रहा इसके बाद अब ये शेष बचा, इस शेष का भी 50% बचा लेता, यानी जो शेष बचा इस शेष का भी 50% बचाता। इतना तो बचा ही, लेकिन इतने का भी 50 बचा लिया, इसका मतलब 50 कहीं खर्च कर दिया, इस शेष का 50 बचाया। हमने आपसे कहा था जो ऐसे केसेस में लिखते चलेंगे वो हमारे पास बचत होगी, वो हमेशा हमारे पास क्या होगी, बचत। तो जितनी बचत हुई उस बचत का भी 50% बचाया, यानी 50 कहीं खर्च किया। अब इसका 50 बचाया तो 50 बचेगा। भाई अगर 50 वो कही रहा 50% बचाया है, इसका मतलब 50 खर्च किया होगा। और इतना होने के बाद ये सब जो कुछ भी होगा, बस प्यारे विद्यार्थियों इतनी बात आप समझ लो कि ये जो कुछ भी होगा वो बचत होगी। इस बचत, ये बचत है। अब वो कह क्या रहा है, यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए हो तो प्रति माह कितने रुपए बचाता है। हमने उसकी मासिक आय मानी कितनी थी, 100 रुपए। सवाल हमने पूरा नहीं पढ़ा फिर भी 100 मानी, तो यहीं से लगाने का प्रयास करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 50 से ये 2 बार खत्म, 2 से ये 3 बार खत्म। तो कुल मिलाकर उसके पास कितने रुपए आ गए, 21, 7×21। मतलब क्या है, उसकी आय कितनी है, उसकी आय कितनी है,
उसकी आय जो है वो है 100 रुपए, और उस 100 रुपए का 21 रुपए क्या कर लेता, ये उसकी बचत है। अगर किसी ने 100 रुपए कमाए तो 21 रुपए बचाए, यानी यहां पर अगर हम उसकी सीधे सीधे टोटल परसेंटेज आप बचत देखें तो 21% आ गई। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, 100 हमने मूल माना, जितना बचा वो उसकी परसेंटेज बचत हो गई। तो 100 में 21 बचाएगा तो 200 में 42 बचाएगा, तो 18,400 रुपए उसकी क्या है, आय। तो अगर उसकी बचत 21 है, इसका मतलब बचत परसेंट निकल आया। बचत परसेंट अगर 21% है, कह रहा 18,400 उसने उसकी आय है, तो कितने रुपए बचाएगा, वो बचाएगा 21%। और कितने का 21% बचाएगा, 18,400, इतने का कितने परसेंट, 21%। तो 21% से 21 से गुणा कर दोगे तो 21 चकू हो जाएगा 84, 21 अट्ठे 168 और 8 176, 21 एकम 21 और 17 38। तो प्रति माह कितने रुपए बचा पाएगा, 3864 रुपए बचाएगा। तो बहुत आसानी से हम लोग ये तरीका लगा पाएंगे। और हमने आपसे पहले ही कहा कि हमने शुरुआत में ये तरीका सीखा एक वैरायटी को हल करने के लिए, शेष दूसरी वैरायटी को भी ऐसे ही हल करेंगे। प्रयास बढ़िया गणित करने का एक तरीका सबसे सुंदर है कि आप अपने तरीके ना बदलो, एक तरीके काम करते जाओ, कैलकुलेशन को फास्ट कर लो। भाई अगर मुझे कैलकुलेशन ना सिखानी होती तो सवाल तो 1.5 लाइन का है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर, 30% कहां खर्च कर देता है, शिक्षा पर, 30% शिक्षा पर खर्च करता है, व्यय करता है। शेष का 50% भोजन पर तथा परिवहन पर, यानी 50% भोजन और परिवहन पर दोनों में मिला के खर्च करता है। और बाद शेष में, इसके बाद भी शेष में से जितना शेष बचा उसमें से 1,000 रुपए मकान का किराया दे देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपए बचते हैं। उसके पास जो रुपए बचे वो कितने बचे, 1,800। तो नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो नारायण का मासिक वेतन हम लोग अगर ज्ञात करें, एक बात समझना प्यारे विद्यार्थियों, उसके पास रुपए बचे कितने, उसके पास बचत कितने की है, उसकी बचत है 1,800 रुपए की। अगर किसी सवाल में परसेंटेज ना दिया जाए, उसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, इसमें कह रहा है 1,000 रुपया किराया दिया, अगर वो किराया ना देता तो सीधे सीधे 18 और 1,000 मिलके वो कितने रुपए बचा लेता, 2,800। क्योंकि 1,000 रुपए में परसेंटेज नहीं दिया गया है। हालांकि मैं लगाऊं तो लग जाएगा, लेकिन बहुत सरल तरीका लगाने के लिए यह समझने की जरूरत है कि 1,800 रुपए उसने बचाए, अगर वो किराया ना देता तो 2,800 रुपए बचा लेता। और किराया के पहले सब में परसेंटेज दिया गया, हम परसेंटेज से तोड़ देंगे। अब जब हम परसेंटेज से तोड़ेंगे, अब उसकी कुल बचत 2,800 गिनी जाएगी, जिसमें 1,000 रुपए का काम खत्म हो गया। अब हम क्या कहेंगे कि उसका जो मासिक वेतन है, हम अपने तरीके से नहीं भटकेंगे, उसका मासिक वेतन जो मूल नंबर है वो 100 है। उसने 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना, 70% बचा लिया। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 50% भोजन और परिवहन पर भी खर्च किया, यानी परिवर्तन नहीं यहां पर है, परिवहन होना चाहिए, परिवहन पर व्यय किया। जब 50 व्यय कर देगा तो बचाएगा कितना, 50 ही बचाएगा, बटे में कितना, 100। और ये जो कुछ भी लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, ये बचत ही लिखी गई है। और वास्तव में ये बचत कितने रुपए के बराबर है, 2,800 के बराबर है। अब यहां पर जीरो से ये दो जीरो खत्म, ये नंबर बना रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जितना है। 50 से ये 2 बार खत्म, ये 70 था, 2 से काटोगे कितना आया, 35। वास्तव में उसकी बचत कितनी है, 35%। यानी उसने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए में से 35 रुपए बचा लिए। अगर बचत 35 बचाए, इसका मतलब है 100 में से जब 35 बचाएगा तो उसकी बचत 35% है। और यही बचत कितने के बराबर दी गई, 2,800 के बराबर। अगर 35%, और देखो विद्यार्थियों यहां पर हम बहुत सरल तरीका लगाने का प्रयास करेंगे कि 35%
35% का मान 2800 है, तो आपका आय है कितनी, पूछा क्या गया, मासिक वेतन, तो उसका वेतन कितना होगा, उसकी आय कितनी होगी, और आय हमारे पास हमने कितनी आय को माना 100, अगर 35 का मान 2800 है तो 100 का मान कितना होगा। तो जो विद्यार्थी जानते लगाना वो तो बढ़िया बात, नहीं जानते तो यहां पर एक तो तरीका आपके पास ये 35 से कट कर लो, 35 से कट करोगे 4 बार, ये 35 से कट करोगे, कटेगा 35 दूनी 70 8 बार, और 8 बार कटेगा 280 हो जाएगा, 35 एकम 35, और 35 से काटोगे 80 बार कटेगा। एक का मान अगर 80 है तो 100 का मान कितना होगा, एक का मान अगर 80 है तो 100 का मान होगा 80 गुणे 100 यानी 8000, एक का मान 80 है तो 100 का मान होगा 80 गुणे 100 8000। एक तरीका ये हो गया। जो विद्यार्थी इसमें कभी भी हिचके वो ऐसे तरीका लगाएं, 35 का मान है 2800, तो कह रहा 100 का मान कितना होगा, हमेशा यहां लगा दो क्वेश्चन मार्क, और हमेशा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकलेगी 100 गुणे 2800। तो किसी भी जो नौसिखिया विद्यार्थी उनसे गलती नहीं होगी, क्वेश्चन मार्क और बटे में कितना आ जाएगा 35, क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा 35 इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से सीधे सीधे ये कटेगा कितनी बार, 8 बार, 80 हो जाएगा, नंबर वही आएगा 8000, लेकिन कैलकुलेशन में आपसे गलती नहीं होगी। तो जब भी आपसे ऐसा कोई भी नंबर आए कि इतने का मान इतना, उतने का मान कितना, चाहे फिर वस्तुओं में आए चाहे रुपए में आए, हमें कुछ भी निकालना हो, मान लीजिए इधर रुपए दिया जाता और वो परसेंटेज पूछता तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते, यहाँ रुपए लिखते, तब भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम निकालते ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो उम्मीद करते विद्यार्थियों सवाल आपको बेहद समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, यानी 5% उसने दान कर दिया, फिर शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा कर दिया, अंत में उसके पास 1919 रुपए बच गए, उसकी आय कितनी है। तो हम मान लें उसकी आय 100 रुपए है, हम मूल यही मान के चलेंगे, हम अपने तरीके में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मूल उसका कितना है, मूल उसका 100 है, 5% निर्धन कोष में जमा किया, 5 जमा कर देगा, 95 बचा लेगा, 95 बचाया, इसका 20% खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना, बचत बैंक में जमा कर दिया, तो अब 20% अगर जमा किया तो बचेगा 80%, और ये टोटल बचत हमारी उसकी कितने रुपए के बराबर है, 1900, क्योंकि यही बचत कहलाएगी, और ये बचत कितनी है 1919 की। यहां से ये जीरो जीरो खत्म, एक जीरो से ये जीरो खत्म, ऊपर आप गुणा कर पाओगे तो गुणा करेंगे, 95 गुणे 8 करिए 8 45, या आप ऐसे समझो ये 100 अगर होता, हमारी कैलकुलेशन ये कहती है अगर ये 100 होता तो 800 आ जाता, लेकिन ये 95 5 कम है तो 8 45 कम कर दो, जैसे ही 40 कम करोगे 800 से 760 बचेगा, 95 गुणे 8 करोगे 760 आएगा, बचे बटे में कितना है 10। तो यहां पर इस नंबर को हटा दे रहे हैं, पहले हम इस बचत को ही समझ लें, तो वास्तव में हमारी बचत कितनी आ गई 76। इसका मतलब क्या है कि उसने 100 रुपए उसने कमाए, उसकी आय कितनी है 100 रुपए, और 100 रुपए कमाने के बाद उसने 76 रुपए बचा लिए, तो उसकी बचत कितनी है 76%, क्योंकि ये जो उत्तर आएगा वो बचत आएगी, तो इसकी बचत कितनी है 76। अगर बचत 76 है और उसका क्या रहा है सवाल में, उसने 1919 रुपए बचाए, तो उसकी आय कितनी है, तो सीधी सी बात हम लोगों के पास वही तरीका कि 76 रुपए उसने बचाए, तो 76 का मान है 1919, या आप यहीं पे हल कर लेते हो, वहां कोई जाने की हमें जरूरत नहीं है, ये 76% आया, इतने का मान है 1919, तो 100 का मान कितना होगा, क्योंकि पूछा क्या गया है उसकी आय कितनी है, तो 100 का मान कितना होगा ये बता दीजिए। तो 100 का मान कितना होगा हमें अगर ये पता करना है, तो पहले तो हम यहाँ से 1919 को अगर यहाँ कट करेंगे तो ये नंबर आप काटना चाहोगे काट लोगे, अगर नहीं काट पा रहे हो तो सीधे 100 का मान कितना, अगर ये मान हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है तो सीधा हम लोगों ने तरीका क्या देखा कि क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए पहले इस नंबर को आप अगर अलग से भाग नहीं करना चाह रहे हो तो आप क्वेश्चन मार्क का नंबर कितना आ जाएगा, 100 का गुणा 1919 में कर दोगे तो 100 गुणे 1919, और बटे में कितना आ जाएगा 76। अब कट कर लो, 19 से कट करो, 19 से कम 19, जीरो आएगा, 19 से कम 19, और 19 से काटोगे 4 बार, अब आपको आसानी से कटने लगेगा। जब आप ऐसा गुणान भाग ना कर पाओ तो सीधे सीधे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क मान लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, और क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओगे 4 बार भाग जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार,
अब सीधे सीधे जैसे आपने 25 का गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, तो 25 25 हमारे पास क्या हो जाएगा जवाब। तो इसकी जो आय होगी वो 2525 रुपए हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं, बिल्कुल 1-1.5 लाइन का सवाल है, इतनी कैलकुलेशन अगर मन में भी करोगे तो 1-1.5 लाइन में उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, रोहित अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर और शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है या करता है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो उसकी कुल आय कितनी है, तो देखो हम मान लें कि जो रोहित है उसने 100 रुपए उसकी मूल आय है और वह 20% किराए पर खर्च करता है। तो 20% जब खर्च करेगा तो बचाएगा 80% और शेष का 70% खर्च करता है तो बचाएगा 70 खर्च कर दिया, 30% बचा लेगा। तो इतनी उसके पास वास्तव में ये जो कुछ भी आया ये उसकी बचत है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 तिया 24, तो उसकी बचत है कितनी, 24%। और यहां कह रहा है वो 24% नहीं है, वह कितने रुपए के बराबर है, 3600 रुपए के बराबर है। तो 24% का मान है 3600 रुपए। तो पूछ क्या रहा है, उसकी आय कितनी है और आपने आय उसकी कितनी मानी है, 100। तो 24% का मान 3600, तो 100% का मान कितना होगा। आप डायरेक्ट निकाल पा रहे हो, बहुत अच्छी बात, नहीं निकाल पा रहे हो क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्वेश्चन मार्क लगाते ही इनका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 100 का गुणा 36 में, तो ये हो गया 3600 गुणे 100 और बटे में आ जाएगा 24। आराम से काटो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 से काटोगे ये कितनी बार, 50 बार। तो अब नंबर आपके पास कितना आ जाएगा, 50 गुणे 300, 5 तियो कितना 15 और ये 3 जीरो ये, तो सीधे सीधे जवाब कितना आ जाएगा, 15,000 रुपए। सीधे सीधे जवाब 15,000 रुपए। तो मूल चीज ये है कि कैलकुलेशन हमें अपनी अच्छी करने की जरूरत है। कैलकुलेशन गुरु जी की अच्छी हो, इससे आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है। कैलकुलेशन आपकी जितनी मजबूत होगी, जितनी चीजें आप सरल तरीके से समझ पाओगे वो बढ़िया बात। 24 से आप डायरेक्ट 3600 को काट पाते, मैं तो काट देता। 24 का पहाड़ा मुझे पता है, 24 का पहाड़ा 1.5 बार पढ़ोगे 36 आएगा, मुझे पता है, तुम्हें भी तो पता होना चाहिए। अगर 24 का पहाड़ा 24 का 1.5 गुना 36 होता, मैं अभी काटता, सेकंड में काट देता। अगर मुझे काटना होता तो मुझे सिखाने का कोई लाभ ही नहीं रह गया। मुझे काटना होता मैं ऐसे काटता, 24 एकम 24, 24 जोड़े होता है 36 और 2 जीरो लगाता, इसलिए ये नंबर आ जाता है 150। तो 1 का मान 150, तो 100 का मान कितना, 1 का मान 150, 100 का मान होता 3 जीरो आ जाते, बस इतना उत्तर। तो ये तो मुझे समझ में आता और मुझे आपको सिखाना है, इसलिए नंबर कितना आएगा, आपको जहां भी दिक्कत लगे वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाइए और क्वेश्चन मार्क को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, चलिए चुनाव पर आधारित प्रश्न आ गए। अब देखो हम चुनाव पर आधारित प्रश्नों को पहले समझा दें कि हमें चुनाव पर आधारित प्रश्नों में हल क्या करना है, कैसे चीजों को समझना है। चुनाव में जितने भी वोटर होंगे आप उनके वोटर को कितना मानोगे, 100 में अगर 2 वोटर खड़े हैं तो एक ए होगा एक बी होगा। अगर मान लो ए को सपोज करिए 60% वोट मिले, तो ए को अगर 60% वोट मिले तो आपने जब 100 ही माना है तो इसे सीधे सीधे ए को अगर 60% मिले तो इसे कितने मिलेंगे, 60 ही मिले होंगे। दूसरे का परसेंटेज आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब इसे 60 मिलेंगे तो इसे 40 मिलेंगे, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितना होगा, 100। तो इसे 60 मिलेंगे तो इसे 40% मिलेंगे, ये आम बात है। और आम बात है तो इसे 40 वोट मिलेंगे, 100 में से 60 इसे मिलेंगे, 40 इसे मिलेंगे, तो वास्तव में ये जीतेगा। और यहां पर ये कितने से जीतेगा, ये मात्र 20 वोटों से जीतेगा। तो यहां पर जो जीत का परसेंटेज होगा वो कितना लिखा जाएगा, 20। और यहां पर ये वैल्यू परसेंटेज नहीं होगी, यहां पर ये 20 से जीता है और 40 यहां पर जब 20 से, ये तो जीत कितने से दर्ज हुई है, जीत दर्ज हुई है 20 से, लेकिन ये 20 नंबर कितने से ज्यादा है,
40 से ज्यादा है, तो जब भी परसेंटेज निकालोगे तो वहां मूल संख्या कितनी लेंगे, जो हमारी जीत होगी 20%, और 20 जो जीत है वो कितने से है, 40 से। तो यहाँ पर 20, जब भी जैसा सवाल होगा उस आधार पे हम तोड़ लेंगे कि अगर हमें परसेंटेज बताना है या कितने वोटर थे या कितने वोटों से कोई जीता, तो उसके लिए आपको ए बी पता होना चाहिए। अगर किसी चुनाव में वो 3 डाल देगा तो 3 डाल देगा तो वो ऐसा कहेगा कि किसी को मान लीजिए 25% वोट मिले तो इसे मिलेंगे 25, फिर वो कहेगा दूसरे को मान लीजिए 35% वोट मिले तो इसे मिलेंगे 35, एक तीसरा व्यक्ति और है, तो तीसरा व्यक्ति और है, तो 25 और 35 कितने हो गए, 25 35 आपके पास हो गए 60, तो तीसरे को कितना मिलेगा, तीसरे का परसेंटेज ना भी दे तो हमें 40 लिखना होगा, तभी 100 हो पाएगा। अब इसमें जीतेगा ये, और एक चीज बता दें, जीत वाले की जो जीत है वो अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी से मानी जाएगी। तो जीत का जो परसेंटेज, जीत की जो कैलकुलेशन है वो इस 35 से की जाएगी, ना कि 25 से, क्योंकि हारा जो है तीसरा नंबर वाला भी आ रहा है, लेकिन जो जीत होती है वो अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी से मानी जाएगी, और इसलिए यहाँ पर जीत जो होगी वो 40 वाले की जीत होगी, लेकिन 35 की तुलना में। तो 35 की तुलना में ये कितने आगे होगा, 5 अंक आगे होगा। इसको परसेंटेज में जब चेंज करना होगा हम चेंज कर लेंगे। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात। अब सवाल देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चलिए एक चुनाव है 2 उम्मीदवार थे, तो वोटर हो गए 100, 2 उम्मीदवार हो गए, एक ए एक बी, 2 उम्मीदवार हो गए, एक ए हो गया एक बी हो गया। सवाल कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मिला, तो जो जीता उसे 65% मिला, यानी 65 इसे मिला। अगर इसे 65 मिला तो इसे कितना मिला होगा, इसे 65 मिला है तो इसे पक्का 35 मिला होगा, तभी 100 हो पाएगा। अब ये हार गया, ये जीत गया, जीत वाले को कितना मिला, 65। अब कह रहा हुआ है 900 मतों से विजयी हुआ, बस यही समझ लो, कितने वोटों से जीता, 900 से। अच्छा यहां पर कितने वोटों से जीता, यहां पर उसकी जो जीत है वो कितने वोटों से हुई, 35 से। 35 मिले हारने वाले को, 65 मिले जीतने वाले को, तो ये कितने से जीता, ये जो जीता है वो 30 वोटों से जीता। सवाल में कह रहा है वो 900 वोटों से जीता और यहां जीता 30 से, तो इसी 30 का मान कितना है, 900। अगर 30 का मान 900 है, पूछ क्या रहा है, मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, तो 100 का मान कितना, तो देखो विद्यार्थी 30 का मान 900, 100 का मान कितना, तो 30 का मान 900, तो 1 का मान 30, 30 से कट कर दो। अगर 1 30 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा, तो 100 गुणे 30 हो जाएगा सीधे सीधे 3000, तो कितने वोटर होंगे, 3000 वोटर होंगे। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल, और बिल्कुल आसान सवाल है, जिसको अगर कतई कोई भ्रम नहीं है, आप आराम से वोटर 100 मानो, एक को जीत एक को हार, जीता है 65 तो हार 35, कितने से जीता है वो सीधा अंतर दूर से नजर आएगा 30, और वो कह रहा है नहीं वो 900 से जीता, तो 30 का मान 900 सीधे जवाब। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे, ए और बी दो प्रत्याशी थे, ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। पूछ रहा है कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक चुनाव हुआ जिसमें वोटर थे 100, 2 लोग सम्मिलित हुए जीतने के लिए, ए और बी। ए को कितने परसेंट वोट मिले, 45%, और यह चुनाव हार गया। दूसरे को कितने परसेंट वोट मिले, अगर इसे 45 मिलेंगे तो दूसरे को अपने आप कितने मिलेंगे, 55। यहां पर 45 तो दूसरे को 55 मिलेंगे, तभी 100 होगा। और ये कितने वोटों से जीता, अब इस बार ये जीता, लेकिन कितने से जीता, तो मात्र ये 10 वोटों से जीत गया। और सवाल में कह रहा है कि वो 1000 वोटों से जीता, तो यहां कह रहा है 10 से जीता, वहां कह रहा है 1000 से जीता, तो 10 का मान कितना है, 1000, तो 10 अगर आपका 1000 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, 100 के। एक 100 के बराबर है। मतदाता कुल कितने हैं, वोटर आपके पास कुल कितने हैं,
100, तो 1 का मान 100 है तो 100 का मान कितना होगा? 100 का मान 100 गुणे 100, जिससे ये संख्या कितनी आ जाएगी? 10,000। तो वोटर कितने हैं? 10,000। 1-1.5 लाइन में सवाल लगेंगे, बशर्ते हमें चीजें पकड़ने सीखने की जरूरत है। अगला सवाल है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो, जो दूसरे पे रहा वह 4500 से हार गया, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? तो देखो, हम अपना तरीका नहीं बदलेंगे, सवाल चाहे जैसा आए तरीका नहीं चेंज होगा। यहां पर हमारे पास वोटर कितने हैं? 100। इन 100 वोटर में से 3 लोगों ने चुनाव लड़ा। 3 लोगों ने जो चुनाव लड़ा वो ए, बी और सी 3 व्यक्ति थे। कह रहा है जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसे 45% मिला, तो मान लीजिए ये जीता, 45% इसे मिला। फिर कह रहा है जो तीसरे स्थान पर रहा उसे 25% मिला, तो 25% इसे मिला। 45 और 25 कितना हो गया? 70%। तो अगर ये 70% हो गया तो बी को मात्र कितना बचा होगा? 30%। भाई इन तीनों का योग 100 होना चाहिए, एक 45 एक 25, तो बचा कितना? 30। अब हारा कौन है? कह क्या रहा? सवाल पढ़ो। दूसरे स्थान पर जो रहा उस वह 4500 से चुनाव हार गया, तो दूसरे स्थान पर प्यारे विद्यार्थियों कौन रहा? ये बी रहा द्वितीय पोजीशन पर, ये प्रथम पोजीशन पे रहा, ये थर्ड पोजीशन पे रहा। तो जो दूसरे पे रहा वह 4500 से हारा, तो इसकी तुलना में ये कितने से हारा है? इसकी तुलना में ये कितने से हारा? ये 45 वो 30, तो जो हार दर्ज हुई है वो 15 की हुई है। तो 15 से अगर कोई हारा है और सवाल में कह रहा है नहीं नहीं वो 4500 से हारा है, तो इस 15 का मान कितना? 15 का मान 4500। 15 का मान अगर 4500 है तो एक का मान हो गया 100, 300। एक का मान कितना हो गया? 300। अगर एक 300 के बराबर है, पूछ रहा है कुल मतदाता कितने, तो भैया आपने वोटर कितने मान रखे हैं? 100। एक का मान 300, तो 100 का मान 100 गुणे 300 करोगे 30,000 आ जाएगा। तो वोटर उस गांव में कितने हैं? 30,000। बहुत आसानी से सवालों को हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अगला सवाल हमारे पास स्क्रीन पर क्या है? कह रहा किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मिला, वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? तो यहां में समझने की क्या जरूरत है कि हम लोग यहां ये मान के चलेंगे कि टोटल मतदाता कितने हैं? 100। त्रिपक्षीय चुनाव हुआ, ए, बी और सी, इन 3 के बीच चुनाव हुआ। सवाल कह रहा है कि ए को कितना वोट मिला? ए को वोट मिला मात्र 10%। और बी को कितना वोट मिला? बी को जो वोट मिला उसे मिला 48%। तो 10 और 48 मिलके हो गया 58%। बचा टोटल परसेंट 42। तो सी को जो वोट मिला वो 42% मिला। अब ये जो सी को वोट मिला है 42%, इसको देखो जरा हम लोग क्या कर पाएंगे। 42% वोट सी को मिला। सवाल कह क्या रहा है? सी दूसरे स्थान पे रहा, तो यहां पर आप देख भी पाओगे, अगर ऐसा हम देखें तो इसकी पोजीशन थर्ड है, इसकी पोजीशन फर्स्ट है और इसकी पोजीशन सेकेंड है। सी दूसरे स्थान पर रहा और जो जीता है वह 1200 मतों से जीता। अभी आपको हमने बताया था जीत हमेशा सेकेंड वाले से दर्ज की जाएगी, थर्ड वाले से जीतने का कोई लक्ष्य नहीं है। तो ये जीता है, किससे जीता है? 42 की तुलना में 48 आया, दूसरे वाले से जीतेगा, तो ये जीता कितने से है? इसकी जो जीत दर्ज हुई है वो यहां 6 वोटों से हुई है। 42 से 48 हो गया, तो वास्तव में 6 का मान कितना है? सवाल में कह रहा है नहीं नहीं वह 6 से नहीं 1200 से जीता है, और यहां कह रहा है 6 से जीता है। तो वास्तव में 6 का मान कितना है? 1200। तो एक का मान कितना होगा? 200। एक का मान जब 200 होगा तो 100 का मान कितना होगा?
100 का मान हो जाएगा 100 गुणे 200, और जैसे ही आप 100 गुणे 200 करोगे नंबर आ जाएगा 20,000। तो वास्तव में कुल वोटर कितने हैं? 20,000। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल है, सेकंडों में हल कर लेंगे। बशर्ते है क्या, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। वो तो हम सिखाने के लिए, ये नंबर काटने पीटने की जरूरत थोड़ी नहीं है। वो तो यही ऐसे देखो कि 6 की जीत 1200, 1 का मान 200, 100 का मान 20,000, सवाल तो बिना लगाए लग जाएगा, लेकिन हमारी कैलकुलेशन पे पकड़ होनी चाहिए। अगला सवाल हमारे पास क्या है, 21 नंबर सवाल देखो। वो कह रहा है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जिन्होंने वोट डाले वो बेकार हो गए। फिर कह रहा है ए और बी दो उम्मीदवार थे, बी ने वैध वोट का 40% प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात करें कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो देखो यहां पर हम कैसे सवाल को समझ पाएंगे कि वोटर कुल कितने थे? 100। हम अपने तरीके से नहीं हटेंगे। वोटर कुल कितने थे? 100, ठीक है। और आइए पूछ रहा कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, इसका मतलब 100%। वो तो बाद में वोट काटे गए ना, तो वोट ये टोटल मतदाता हैं, टोटल मतदाता ये हैं 100। इसमें से वैध कितने हैं? क्योंकि सवाल कह रहा है 20% कैसे हैं? अवैध। जब 20 अवैध हैं तो वैध कितने होंगे? 80। अब चुनाव जो हार जीत होगी वो इन 80 पर होगी, क्योंकि जो खराब वोट हो गए उनमें हार जीत सम्मिलित नहीं की जाएगी। अब ए और बी दो उम्मीदवार हैं, ए और बी। सवाल क्या कह रहा है? बी ने वैध वोट का 40% प्राप्त किया, तो बी को वैध वोटों का 40 मिला, यानी 80 का 40%। और 80 का जब 40% निकालोगे, बस यही कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। 80 का 40, तो 80 गुणे 40/100, ये कैलकुलेशन इतनी तेज होनी चाहिए कि 8 चौको 32 दिखता। तो यहां पर सीधा ये 32 नजर आना चाहिए था। वो 40% निकालने की ऐसे निकाल, वहीं पे कैलकुलेशन करते समय कतई ना करो, कैलकुलेशन हमेशा अलग करो जिससे वो मजबूती पकड़ पाए। तो ये नहीं 80 का 40 निकाला, 80 गुणे 40/100, वो करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 8 चौको 32। तो वास्तव में बी को वोट कितने मिले? 32। अब देखो जब इसका 40% इधर आएगा तो इसका 60% इधर होगा, और 60% निकालेंगे नहीं। अगर हम 80 का 60% जबरदस्ती निकालेंगे तो 80 गुणे 60/100, क्योंकि इसमें 60% मिलेगा, ये तय है। और ये नंबर कितना आ जाएगा? 8 छंग 48। अब देखो जरा ऐसे समझो, 80 में से 32 इसे मिले तो 80 से 32 चले गए, तो बचे कितने? 48। नहीं तो 80 का 60 निकालोगे, 8 छंग 48, तो आना 48 है इसलिए। लेकिन हम यहां पर ये कैलकुलेशन नहीं किया करेंगे, कभी भी ये कैलकुलेशन नहीं करिए, बस चीजों को पकड़िए। 80 का 40 से 8 चौको 32 यहां पहुंचा, 80 से 32 खत्म, तो बचा कितना? 48। तो 48 इसे मिलेगा। अब हार जीत दर्ज करिए। वो सवाल में क्या कह रहा है? 1600 मतों से कोई हार गया, तो ये वास्तव में यहां कितने से हारा? इस सवाल के दृष्टिकोण से कितने वोटों से हारा? 48 की तुलना में 32 रह गए, तो हारा कितने से? यहां हार दर्ज हुई है 16 वोट की। और सवाल में क्या कह रहा है कि ये जो हार है वो 16 की नहीं है। सवाल में क्या कह रहा है? जो हार है वो यहां कह रहा है 16, और सवाल में कह रहा है 1600, तो ये हार 1600 की है। तो एक का मान 100, तो आपसे पूछ क्या रहा है? अगर सवाल पूछता वैध मतदाता तो हम 80 का मान बताते, हमसे कह रहा कुल मतदाता तो हमें 100 का मान बताना है। एक का मान 100, तो 100 का मान 10,000। भाई 100 गुणे 100 कर देंगे, 100 गुणे 100, ये मान कितना आ जाएगा? 10,000। और आसानी से इस तरह से प्रश्नों को हम देख पाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, अगली वीडियो भी हम बहुत जल्द शूट करेंगे, और इस अगली वीडियो में हम लोगों ने लगभग परसेंटेज के आधे से ज्यादा भाग को, बेसिक तरीकों को निपटा दिया है, और हम लोग अगले वीडियो में पूरा परसेंटेज खत्म कर लेंगे, और उसी के साथ हम लोग उसमें आपको फ्रैक्शन बनाना और सिखा देंगे। लेकिन हमने आपसे क्या कहा कि हम जितने भी काम करेंगे ज्यादातर अपने तरीके में परिवर्तन नहीं करेंगे।
तो हम फ्रैक्शन में बनाना सीखेंगे। और तीसरी जो वीडियो अपलोड करेंगे वो अच्छी खासी वीडियो होगी 1.5-2 घंटे की, और उसमें हम लोग वो सारे प्रश्न करेंगे जो हमें प्रश्न ईमानदारी से करने चाहिए, यानी इन्हीं बेसिक तरीकों से सीख के कठिन प्रश्नों को भी इतनी लाइन में हल करना। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थी पढ़ते रहें और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना अधिक से अधिक संभव हो अपने दोस्तों के पास, यार मित्रों के पास क्लास शेयर जरूर करें। हम लोग जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।